एटलीस्ट। तो ये आप अभी देखने जा रहे हो जिस टॉपिक को, उसका नाम है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन आपके सिलेबस का हिस्सा है नहीं है, उसे मतलब नहीं है, वैसे नहीं है, फिर भी हम हिंट कर दे रहे हैं, डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें होता क्या है, एक डॉट मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर क्यों क्रॉस होता तो अंदर क्यों जाता। दो डी शेप के कंडक्टर है, उन दोनों कंडक्टर को हमने एक बैटरी से समझ लो जो कि वोल्टेज अप्लाई करेगा, उससे जोड़ रखा है। नाम ऑसिलेटर क्यों रखा है बताएंगे। पोटेंशियल देगा इन दोनों को, ये डिफरेंस क्रिएट करेगा। जब एक को पॉजिटिव पोटेंशियल देगा, एक को नेगेटिव, तो इसके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो एक का नाम D1, एक का नाम D2, तो D1 से D2 की ओर क्या फील्ड पैदा होगा, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हम ये भी जानते हैं कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हैं तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। आप सुने हैं किसी भी डिवीजन क्या है, किरण पूछ रहे हैं पिछला टॉपिक में, डिवीजन थीटा है वहां पे। खैर, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, मतलब D1 और D2 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो फील्ड कहाँ है, तो फील्ड इनके बीच में है। अगर ये प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव है, तो फील्ड का डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर उधर होगा, और अगर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव तो फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन ना D1 के अंदर फील्ड है ना D2 के अंदर। आप गौर कीजिए, यहाँ पे दोनों तरह का फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी। अंतर ये है कि मैग्नेटिक फील्ड डी के अंदर भी और बाहर भी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ दोनों डी के बीच में काम करता है, दोनों डी के बीच में। तो जब हम कोई चार्ज को फेंकते हैं कहीं भी, तो वो चार्ज अपने नेचर के हिसाब से सर्कुलर पाथ बनाएगा। लेकिन होता क्या है वो देखिए, अगर ये हम इधर फेंकते तो ज्यादा बेटर था, जो क्रॉस समझ लीजिएगा तो आपको आसान पड़ेगा। डॉट क्रॉस में देखो ऐसे डायरेक्शन बनाते हैं ना सर्कुलर पाथ बनाने के लिए, तो आप कैसा ही बना सकते हैं, दो हम छोटा ही बना देते हैं। ये देखो देखिए, मान लीजिए आपने कोई चार्ज क्यू को फेंका। जैसे ही आपने फेंका, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड के चलते इसका पाथ कैसा हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। ध्यान सुनिएगा, सर्कुलर। जैसे ही अभी D2 में है, तो D2 में सिर्फ और सिर्फ एक ही फील्ड काम करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही ये चार्ज पाथ सर्कुलर हो जाएगा इसका, सर्कुलर के चलते जैसे ही वो D2 से वापस D1 में आ रहा होगा, D2 से किस में आ रहा होगा, D1 में, तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा। यानी जैसे ही वो एक डी से दूसरे डी में जा रहा होगा, वहां पे मैग्नेटिक फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करेगा। तो उसको फोर्स जब ज्यादा हो जाएगा, फोर्स, अच्छा आपको पता है ना सर्कुलर पाथ में क्या होता है, रेडियस होता है mv/qb, ये प्रूफ कर चुके हैं आपको। और साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी भी प्रूफ किए हैं 2πm/qb, ये टाइम पीरियड का वैल्यू था। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी आपको आया था qb/2πm, याद आ रहा है ना, ये हम प्रूफ किए थे। तो रेडियस पूरी तरह से किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे। तो जैसे ही आपने चार्ज को फेंका मैग्नेटिक फील्ड में, वो सर्कुलर पाथ बनाएगा। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ 0 है। लेकिन जैसे ही वो इस डी से इस डी में आ रहा था, तो इस बीच के इलाके में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स के चलते अब उसको वेलोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगा। क्यों, फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, जिसके चलते वेलोसिटी बढ़ेगा तो अपने आप क्या बढ़ जाएगा, रेडियस बढ़ जाएगा। रेडियस बढ़ जाएगा तो फिर यहाँ से अब इसमें आया, फिर से जैसे ही इसमें आया, अब फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगेगा, फिर कौन सा फील्ड लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड, यानी एक ही फोर्स, सर्कुलर पाथ। लेकिन जैसे ही वो अब D1 से D2 में जा रहा होगा, फिर से इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, फिर से दो फोर्स लगेंगे। मैग्नेटिक तो लग ही रहा था, इलेक्ट्रिक लगेगा, तो फिर से एक धक्का मिलेगा, फिर से वेलोसिटी बढ़ेगा, फिर से रेडियस बढ़ेगा। इस तरह से हर बार जब वो एक डी से दूसरे डी में जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स काम करता है, जिसके चलते हर बार उसका वेलोसिटी बढ़ता है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, टाइम उतना ही देर पूरा करना है, मजबूरी है, वेलोसिटी बढ़ते जाता है। और चक्कर खाते हर बार इसका वेलोसिटी बढ़ते बहुत तेज हो जाता है। यहाँ इजेक्टर आता है, उसे इजेक्ट करवाने के लिए जहां पे भी रहता है इजेक्ट करवा देते हैं, और जहां पे भी आपको उससे बम्बार्डमेंट करवाना है करवाते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इस पे डिपेंडेंट है आज के जमाने में। खैर, तो साइक्लोट्रॉन इसी बेसिक प्रिंसिपल पे काम करता है कि जब किसी भी पार्टिकल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आप 90 डिग्री के एंगल पे फेंकते हैं, तो उसका पाथ कैसा होता है, सर्कुलर। साइक्लोट्रॉन में दो तरह का फील्ड काम करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। साइक्लोट्रॉन में दो डी होते हैं, दो कंडक्टर होते हैं, D1 और D2। उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0, उनके बीच में नहीं, उनके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, लेकिन उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है।
तो इसलिए जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी भी एक डी में है तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही वो एक डी से दूसरे डी में जाता है तो मैग्नेटिक फोर्स के अलावा इलेक्ट्रिक फोर्स भी काम करता है। लेकिन हाँ, यहाँ एक और बात समझने वाली है कि अगर मान लो हम इसको बैटरी से जोड़े हैं, ये बैटरी है और ये अभी पॉजिटिव चार्ज का है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो जैसे ही ये यहाँ से इसमें आने वाला होगा तो प्लस को तो माइनस अट्रैक्ट करेगा, तो और अच्छी बात है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। लेकिन जब ये चार्ज D1 से D2 में जाने वाला होगा, D1 से D2, तो D2 तो आपका पॉजिटिव प्लेट है, D2 आपका कौन सा प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट है। तो भाई D2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा ना, तो वेलोसिटी तो घटा देगा। देखो D2 से D1 आने में ये नेगेटिव प्लेट था, ये अट्रैक्ट किया, लेकिन D1 से D2 जाने में ये पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो वेलोसिटी तो घटा देगा, तो रेडियस तो कम हो जाएगा। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक लोग दिमाग लगाए, वो बोला हम ऐसा मशीन बनाएंगे कि जैसे ही वो D2 से D1 में आने वाला होगा तो D1 नेगेटिव रहेगा, लेकिन जैसे ही वो D1 से D2 जाने वाला होगा तुरंत इसको पॉजिटिव है इसको नेगेटिव कर देंगे। इस डिवाइस का नाम था ऑसिलेटर। ऑसिलेटर पोलैरिटी बदलता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, इसलिए बैटरी का साइन नहीं बना, ये ऑसिलेटर है। ये बहुत जल्दी जल्दी इतना टाइम्स इतना फास्ट कर सकता है ये, सोचिए ना, एक तो ये बहुत फास्ट, उसमें भी इसको प्लस माइनस होना है, कितना बार होना होगा, एक चक्कर में 2 बार पोलैरिटी बदलना पड़ता है, एक बार इससे इसमें इसमें, तो इसका नाम है ऑसिलेटर। अब देखो होता क्या है, 2 फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी तो ये है इसका अपना फ्रीक्वेंसी, और एक किसका फ्रीक्वेंसी होगा, ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं, कितने समय बाद ये प्लस माइनस करेगा। कोई झूला झूल रहा है, झूला झूल रहा है, बोला भाई को झूला झूला दो ना, मेरा फ्रीक्वेंसी जो है ना धीरे उसका ये रेजिस्टिव फोर्स के चलते डैम्प कर जा रहा है मोशन, तो तुम बोले भाई तुम्हारे झूले का फ्रीक्वेंसी है तो हम तुमको धक्का देते हैं, तो तुम उसको धक्का ऐसे से देते हो ना, ऐसे ऐसे, तो तुम भी एक ऑसिलेटरी मोशन में जाते हो, तो ये तुम्हारा अप्लाइड फ्रीक्वेंसी हुआ कि एक टाइम पीरियड में तुम कितनी बार ऐसे ऐसे किए, और एक वो झूले का फ्रीक्वेंसी है, दोनों मैच करता है तो झूला बहुत दूर जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं ना कि मिस मैच हो जाए, वो आ रहा है धक्का मारने का, टक्कर हो गया, झूला को और रोक दीजिएगा, यानी आप देखते हैं झूले दोस्त को अच्छे से, अच्छा अब आया तो देख के तब लगाते हैं धक्का। ठीक उसी तरह से साइक्लोट्रॉन में भी अब आपको जब यहां से यहां जा रहा है, जब D2 से ठीक D1 पे जा रहा है, ठीक उस समय इसको माइनस करना है, और जैसे ही ये यहां से यहां जाएगा तो इसको माइनस करना है। मतलब इसको भी प्लस माइनस करने के लिए बुद्धि चाहिए कि हाँ भाई एकदम टाइमिंग के साथ, मतलब टाइमिंग मैच कर देना है, टाइमिंग मैच कर देना है। तो जब आपका अप्लाइड फ्रीक्वेंसी इस नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाएगा तो इस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं, रेजोनेंस। तो साइक्लोट्रॉन में रेजोनेंस क्या होता है समझ में आया ना, जब ऑसिलेटर का फ्रीक्वेंसी इसके साइक्लोट्रॉन के फ्रीक्वेंसी को बैलेंस कर लेता है तो कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। इस पे न्यूमेरिकल है, इस पे थ्योरी है, लेकिन बेसिक बातें क्लियर हो गई। अब आपको साइक्लोट्रॉन का कंस्ट्रक्शन वर्किंग कहीं भी दिखेगा तो आपको पूरा समझ में आएगा। सिलेबस का हिस्सा नहीं था, फिर भी आपको हम बस समझा दिए। तो हम चाहते हैं कि अगर आप थोड़े भी पढ़ने वाले हैं तो आप जरूर इसको कॉपी किताब कहीं से भी एक बार रीडिंग डालिएगा। ये हमको आप लोग मना किए थे पढ़ाने के लिए, भैया काहे पढ़ाइए, इधर नहीं पढ़ना, फिर भी हम पढ़ाएं ऐसे ही। ठीक है, अगले दिन आपको हम पढ़ाएंगे, इंडक्शन शुरू कर देंगे क्योंकि जरूरी चैप्टर है। उससे पहले कोई भी किसी तरह का डाउट है, साइक्लोट्रॉन बहुत लंबा टॉपिक है, इस पे न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम थ्योरी पे जाते थे ये सब, लेकिन उतना ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल। तो आपको बेसिक समझ में आ गया है, इसका प्रिंसिपल और वर्किंग वही है जो कि हम करवाए थे सर्कुलर ट्रैक वाला। तो आप इसको अच्छे से समझ गए हैं तो ठीक है। आज का क्लास में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था क्योंकि ये सिलेबस का हिसाब के नहीं रहा है। तो हम लोग अगले दिन मिलते हैं। अब इस मीटिंग को एंड कर रहे हैं। ठीक है, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तैयार होकर आइएगा नहा धोआ के।